हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी दशहरा। और हम चैप्टर पढ़े डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, खत्म होने पे आ गया है। डी ब्लॉक आई थिंक आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट तक करा दोगे, KMnO4 बचेगा, वो नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे। तो बस एफ ब्लॉक बचेगा। एफ ब्लॉक भी आपका 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली चैप्टर ओवर, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की, चैप्टर 1 से एक इक्वेशन एनसीईआरटी का, ठीक है। फिर तो शांति है जिंदगी में, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने डी ब्लॉक में लास्ट पढ़ लिया था डी ब्लॉक के सारे कैरेक्टर, डी ब्लॉक के गुण, जिसमें हमने कहा था भाई अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, तो फिर हमने कहा था भाई क्यों बनाते हैं। उत्प्रेरक होते हैं तो उत्प्रेरक क्यों होते हैं। संकुल यौगिक बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, है ना। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो भाई क्यों होती है, ठीक है। सब में हमने क्यों लगा के सबको एक्सप्लेन कर दिया था, क्लियर। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से देखना। आई थिंक लेक्चर 4 है, वो 6 है ना, हाँ 4 है। लेक्चर 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना और ढंग से लर्न करना, उसको थोड़ा ध्यान देना, है ना, स्ट्रेस लेना उस पर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। वैसे हमने म्यू निकालना सीख लिया था, म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2, जहाँ एन बराबर क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम कह रहे हैं कि भाई चुंबकत्व क्या है, चुंबकीय गुण क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है या जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसमें 2 तरह की मूवमेंट है, 2 तरह की गतियां हैं। जैसे आप कहते हो अर्थ भी तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही, बिल्कुल लगा रही, तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना, तो उसकी 2 प्रकार की गतियां हैं। एक तो है कक्षकीय गति, कि वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ऑर्बिटल मोशन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल मोशन। एक होता है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है ना। पृथ्वी क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे घूर्णन कर रही है। सिमिलरली हमने कहा था ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी ही अक्ष पे क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, चक्रण गति। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो 2 प्रकार की गतियां काम करती हैं। कक्षकीय गति, ऑर्बिटल मोशन, अपनी एक्सिस पे घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना, चक्रण गति, स्पिन मोशन। तो अगर हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालता है, म्यू निकालते हैं, वो दोनों प्रकार की गतियों का योग होता है, म्यू एल और म्यू एस, ठीक है। देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो 2 प्रकार की मूवमेंट होती है। पहली है ऑर्बिटल मोशन, कक्षकीय गति, दूसरी है चक्रण गति, स्पिन मोशन। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल टाइनी मैग्नेट है ना, अकेला इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे मैग्नेट बन जाते हैं बहुत सारे, तो छोटे छोटे चुंबक की भांति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण इन 2 प्रकार की गतियों का योग है, इन दोनों से संबंधित है। यानी कि मुझे बताना चाहिए कि भाई जो म्यू है ना, जो म्यू है वो 2 प्रकार की गतियों का योग है, म्यू एल और म्यू एस, ठीक है। म्यू एल जो है वो है कक्षकीय गति, ऑर्बिटल मोशन, नाभिक के चारों ओर घूमना, कक्षकीय गति। और म्यू एस जो है वो है स्पिन मोशन, अपनी एक्सिस पे घूमना, उसे हम बोलते हैं चक्रण गति, स्पिन मोशन, ठीक है। चलो मान लेते हैं। अब होता क्या है, तो बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए म्यू एल जो है वो नगण्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर तक आ जाते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, और फिर 4s पे 3d, या 3d अंदर है 4s बाहर है, तो 3d बहुत दूर हो जाता है, तो म्यू एल जो है उसको नगण्य माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह तक पहुंच जाते हैं। तो चलो म्यू एल हमने हटा दिया। तो अब जो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे वो म्यू एस के बराबर होगा, और इसका मान होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, रूट एन एन प्लस 2, ठीक है। और यहाँ n क्या है, तो बच्चे n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
इतनी बात क्लियर है। तो चुंबकीय आघूर्ण दो गतियों का योग है, म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल ऑर्बिटल मोशन, म्यू एस स्पिन मोशन। ठीक है, म्यू एल हम नेग्लिजिबल मान लेंगे तो म्यू एस की बात करेंगे, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही जेई का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि चक्रण गति या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो तो भी म्यू है, म्यू ही निकालना है। और अगर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो तो म्यू एस निकालना है और वो म्यू के बराबर है। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला दोनों में एक ही लगना है। अब हम कहेंगे चलो मान लो चुंबकत्व है, चुंबक के प्रति हमें व्यवहार की बात करनी है कि भाई या तो आकर्षित होगा या नहीं होगा, प्रतिकर्षित होगा मान लो। ठीक है, तो ले देखिए सारा गेम आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। आपने कहा अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो छोटा चुंबक है, लेकिन अगर पेयर्ड हो गया तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना जो कि क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो अगर सिंगल बना दिया मैंने अकेला इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपने चारों तरफ राइट हैंड साइड में चुंबकत्व उत्पन्न कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्या उल्टा है ना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में क्या करेगा, चुंबकत्व उत्पन्न करेगा और फाइनली एक दूसरे का मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब भी युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम कहेंगे युग्मित मतलब चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है, पेयर्ड है तो मैग्नेटिज्म से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे ठीक है चलो। अब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके व्यवहार के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटते। हालांकि 5 थे, अगर आप ठोस अवस्था पढ़ते तो उसमें आपने 5 पदार्थ पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने या चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के आधार पर हम उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में 3 ही दिए तो अपन 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रतिचुंबकीय और ये गुण प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकीय पदार्थ और उनका गुण अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकत्व। 2 एक्स्ट्रा क्या थे, तो लघु लोह चुंबकीय और प्रति लोह चुंबकीय। ठीक है, तो फिलहाल 3 डिस्कस करने। तो देखो प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति मतलब प्रतिकर्षित, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करना। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे वे चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उनका दूर दूर तक चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम कहेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब ऐसा क्यों है भाई, चुंबक से आप अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हो, तो हम कहेंगे इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, इनका चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है। चुंबकीय बल रेखा इनके ऊपर और नीचे से निकलती, इनके अंदर से निकलती नहीं, है ना। तो हम कहेंगे भाई ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि बेचारा चुंबक जितना भी अपने चारों तरफ चुंबकत्व बनाएगा, पेयर क्या करेगा, उसके विपरीत दिशा में बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे की बात को काटेंगे तो बात ही खत्म हो गई, तो म्यू 0 हो जाता है। ठीक है, वैसे भी आपने इस फॉर्मूले में पढ़ा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 0 है, मान लो n 0 है तो म्यू 0 होगी। अब हर पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व का गुण तो हो गई, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थोड़ा ना होते हैं भाई। आपके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित क्या है भाई, तुम कोश में ना 1 2 3 4 5 और तो क्या। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ डी ब्लॉक पढ़ रहे तो 5 है, ब्लॉक पढ़ रहे तो 7 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी तो युग्मित है, तो युग्मित है तो उसमें तो प्रतिचुंबकत्व है, बाकी जो अयुग्मित है उनकी वजह से चुंबकत्व है, ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई प्रतिचुंबकीय, तो देखो जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, है ना। व्यवहार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। अगर व्यवहार को बात कर रही है तो हम कहेंगे प्रतिचुंबकत्व, इनके गुण की बात चल रही है तो डायामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकत्व इंग्लिश में लिखेंगे डायामैग्नेटिज्म, है ना। डाया मतलब 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म, पैरा मतलब नो पेयर, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिज्म। तीसरा है लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो प्रतिचुंबकत्व, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं।
चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है और उनका ये गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इनमें सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, प्रतिचुंबकत्व ताप पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इन पदार्थों को गर्म कर दो तो है ही नहीं, चुंबक के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो गर्म करो ठंडा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये प्रतिचुंबकीय क्यों है? तो हम कहेंगे इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? तो हम कहेंगे एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो जाएगा। तो अगर किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को मैंने ऐसे रखा, नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर से निकल जाएंगी, है ना, ये आकर्षित करेंगे ही नहीं, तो चुंबकीय बल रेखाएं इनसे दूर भागती, प्रतिकर्षित करते। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। समझ में आ गया यहाँ तक? उदाहरण बता दो। तो जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको प्रतिचुंबकीय बोल दो, तकलीफ क्या है? अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो किसी में भी हो सकता है। मान लो मैं आयंस की बात करूं तो जिंक +2 ले लो 3d10, कैडमियम +2 ले लो 4d10 और मरकरी +2 ले लो 5d10। तो d10 d10 d10, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो चुंबकीय गुण 0। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अनुचुंबकत्व। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और ये गुण अनुचुंबकत्व कहलाता। अनु अयुग्मित, अनु आकर्षित, अ से अयुग्मित, अ से आकर्षित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा। अयुग्मित और आकर्षित और अनुचुंबकत्व तीनों में अ से है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, है ना। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, इस गुण को अनुचुंबकत्व। अब ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सिंगल ही तो है, तो अकेला है, उसकी बात का विरोध करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो जब वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसे बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो बहुत सारा क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे। तो जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते तो ये खुद ही चुंबक बन जाते, है ना। तो इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये चुंबक की भांति व्यवहार करते। लेकिन अगर मैं मैग्नेट हटा दूं तो इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, क्योंकि चुंबक से आकर्षित हो रहे थे, वो चीज़ ही आपने हटा दी, इसलिए इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते ना तो परमानेंट हो जाते, है ना। तो किसी प्रेजेंस में, है ना, मतलब आपका टीचर खड़ा है तो आप पढ़ रहे हो, टीचर गया तो ठीक है, फिर ऐसे तो होता है, तो वो मैग्नेटाइज हो रहे, है ना, मैग्नेटाइज होते, मैग्नेट हुआ तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक साइड, एक दिशा में आ गए और इससे अट्रैक्ट हो रहे और पता चला खुद ही चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग हो जाता तो बात अलग होती, ठीक है। अब इन पदार्थों में अनुचुंबकत्व क्यों है? तो हम कहेंगे देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय है। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अनुचुंबकत्व होगा और ताप बढ़ाने से अनुचुंबकत्व घटता है। प्रतिचुंबकीय जिसका चुंबकीय क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है उसको तो आप गर्म करो ठंडा करो, चुंबक से कोई मतलब नहीं है उसको। अनुचुंबकत्व तो आकर्षित तो हो ही रहा है, गर्म कर दिया तो फिर कम हो जाएगा। अनुचुंबकत्व ताप बढ़ाने पे घटता है। इतनी बात क्लियर है? उदाहरण बता दो। तो भाई जब भी तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले वो वाली बात बता दो उसको, है ना। अगर इसका डायग्राम बनाना है पहले उदाहरण लिखे, तो उदाहरण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो देखो तुम्हारे को लिखना है टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये तीनों अनुचुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे, है ना। और कौन सी गैस अनुचुंबकीय व्यवहार करती है? तो O2 गैस, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, क्योंकि डी ब्लॉक में तो आएगी नहीं ना ऑक्सीजन गैस, केमिकल बॉन्डिंग से कौन सी गैस है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर कौन सी गैस अनुचुंबकत्व दर्शाती है? तो आंसर था O2। तो O2 गैस अनुचुंबकत्व दर्शाती है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसमें, है ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए अनुचुंबकत्व दर्शाएगी, ठीक है। चलो मान लिया। और अगर हम बात करें इनका कि बिहेव कैसा होगा, तो देखो नॉर्थ पोल बना दो, साउथ पोल बना दो,
और ये ऐसा पदार्थ रख दिया। अगर अनुचुंबकीय होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा, तो इसके अंदर से निकाल दो। अगर इस तरह से आ रहा है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये अनुचुंबकत्व है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो हम कहेंगे भाई अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है लोह चुंबकीय, आयरन कोबाल्ट निकल फेकोनी, है ना। लोह चुंबकीय क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करता है, इतना ज्यादा आकर्षित करता है कि बस एक बार चुंबक आ गया तो ये सारे ना इनके जितने भी डोमेन से ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे टुकड़े मान ले अगर अपन पदार्थ के, है ना, जो भी पदार्थ आपको दिया उसके छोटे छोटे टुकड़े मान लो, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के सेट को डोमेन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो डोमेन है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन अनपेड है लेकिन कोई यूं टेढ़ा है, कोई यूं है, कोई यूं है, कोई यूं है, तो प्रबल चुंबकत्व मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो सब के सब डोमेन जो है वो एक ही दिशा में आ जाएंगे, सबके सब, है ना, टेढ़े मेढ़े जो भी थे अनपेड इलेक्ट्रॉन के सेट वो एक डायरेक्शन। तो बहुत सारे डोमेन्स हो गए और सबके सब क्या हो गए? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो गए, मैग्नेटाइज हो गया आपका पदार्थ। और इतना प्रबल रूप से मैग्नेटाइज हुआ, चुंबकीय क्षेत्र से इतना प्रबल आकर्षित हुआ कि अब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा दो, चुंबकीय क्षेत्र में खुद चुंबक बन जाते हैं, हटाने के बाद भी वो स्थायी रूप से चुंबक ही रहते हैं, है ना, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, उनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है, उन्हें कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल याद रखेंगे आयरन कोबाल्ट निकल। तो देखो वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, है ना, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये चुंबक बन जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा दो, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इनका यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। आगे बात समझ में? तो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे खुद भी चुंबक बन जाते हैं, हटा दो मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट मैग्नेट ही रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल पूछे तो आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, उदाहरण नहीं लिखा गया इनका, ठीक है। तो देखो इनका एग्जाम्पल पूछे तो इनका एग्जाम्पल हम लिखेंगे आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। फिर देखो CrO2, ठीक है, जैसे ऑडियो कैसेट्स होती थी ना पहले, आजकल तो DVD CD या अपन डिजिटल है सारा का सारा काम, ठीक है। तो गाने सुनने के लिए पहले क्या होता था कि कैसेट होती थी, अगर देखा हो पुराने ज़माने में तो कैसेट, उसमें बीच में ना वो रोल होती थी पतली सी, है ना, मैग्नेटिक टेप। तो CrO2 क्या है? तो हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक है, लोह चुंबकत्व दर्शाता है, फेरोमैग्नेटिज्म, CrO2 लोह चुंबकत्व दर्शाता है, फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। तथा इसका प्रयोग ऑडियो कैसेट की मैग्नेटिक टेप बनाने में करते। अब आजकल तो काम नहीं आता, पहले इसको यूज करते थे, ऑडियो कैसेट का मैग्नेटिक टेप, ऑडियो कैसेट की मैग्नेटिक टेप बनाने में किया जाता है। क्लियर है? आयरन कोबाल्ट निकल भी हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म CrO2 भी हो गया, ठीक है। अब देखो लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर आपने बिगाड़ा, मान लो आपने गर्म किया, हिट किया, है ना, उसको पीटा या फिर कुछ भी आपने किया, फिजिकल चेंज, है ना, कोई भी भौतिक परिवर्तन किया, तो आप देखेंगे इसकी चुंबकीय व्यवस्था बिगड़ जाती है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं किसी पदार्थ को रख दूं तो उसके आधार पर तुम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। प्रति मतलब प्रतिकर्षण। क्यों करेगा प्रतिकर्षित? क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं।
क्योंकि इनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के चुंबकत्व को या चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए। अनुचुंबकीय अयुग्मित, अनुचुंबकत्व आकर्षित करना, तो वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे खुद चुंबक बन जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है ना, परमानेंट नहीं होता, स्थायी चुंबक नहीं बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पे इनके चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। लो चुंबकीय, प्रबल रूप से चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करना, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, डोमेन ज़्यादा होते हैं, तो ये इतने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं कि परमानेंट मैग्नेट ही बन जाते हैं, स्थायी रूप से चुंबकीय बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इनमें भौतिक परिवर्तन करें, अगर हम इसे गर्म करें, हम इसको पीटें, प्रेस करें, तो इनकी मैग्नेटिक अरेंजमेंट, चुंबकीय व्यवस्था बिगड़ जाती है, इनके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। CrO2 का प्रयोग ऑडियो कैसेट के मैग्नेटिक टेप बनाने में करते हैं। CrO2 फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व दर्शाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ खत्म हो गया तुम्हारा डी ब्लॉक कंप्लीट, है ना। सारे गुण पढ़ लिए, सब कुछ हमने जितना भी था एनसीईआरटी में सारा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। फिर भी तुम्हें लगे कि मैडम कोई टॉपिक छूटा है या कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दोगी, कर दिया तो शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम डिस्कस करते हैं सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें हमारे कोर्स में दो हैं, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, तो उन दोनों को डिस्कस करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला है बच्चे आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। डी ब्लॉक के तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, फर्स्ट हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला पता है, प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको पता है, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल है, बिल्कुल प्रिज्म जैसे दिखते हैं, है ना, चमकीले ऑरेंज नारंगी रंग के क्रिस्टल ही प्रिज्म जैसे दिखते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो फॉर्मूला बताइए सबसे पहले, तो हम कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7, कलर तो नारंगी रंग के प्रिज्म जैसे क्रिस्टल, ठीक है, प्रिज्म लाइक क्रिस्टल। ओके, बनाएंगे कैसे भी? पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन मेथड क्या है? तो हम कहेंगे हम इसे बनाएंगे क्रोम आयरन ओर से, है ना, इसे क्रोम आयरन अयस्क, क्रोम आयरन अयस्क। क्या फॉर्मूला होता है? तो हम कहेंगे FeO.Cr2O3, ठीक है, FeO.Cr2O3 से बनाया जाता है, ठीक है। अब बेटा ये जो आपका क्रोम आयरन अयस्क है, FeO.Cr2O3 क्रोम आयरन ओर है, इसे फेरी क्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई इस अयस्क को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे इस ओर को हम फेरी क्रोम भी कहते हैं। इस अयस्क को हम क्या कहते हैं? फेरी क्रोम भी कहते हैं। क्लियर? कैसे बनाना है? तो देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप याद कर लो, पूरा बन जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, पहला स्टेप क्रोम आयरन अयस्क को सोडियम क्रोमेट में बदलेंगे। पहला स्टेप सोडियम क्रोमेट का निर्माण। दूसरा स्टेप, एक बार सोडियम क्रोमेट बन गया तो सोडियम डाइक्रोमेट में बदलेंगे। क्लियर? तो दूसरा स्टेप है सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। और तीसरा, सोडियम डाइक्रोमेट भी पानी में बहुत ज़्यादा घुल जाता है तो हम इसमें KCl मिला देंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा।
है ना, और वो तो घुलता ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है जितनी इसकी है, तो फिर उसकी विलेयता कम होने से वो क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना के, पीपीटी नहीं बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, गुल्ला बंद हो जाएगा। तो 3 स्टेप, पहला क्रोम आयरन अयस्क का क्या करेंगे, क्रोमाइट अयस्क का, क्रोमाइट ओर का या क्रोम आयरन ओर को हम क्या करेंगे, तो हम इसको बदलेंगे सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट को बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई देखो, कुल मिला के इसको तीन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। पहला, सोडियम क्रोमेट का निर्माण। अब सोडियम क्रोमेट येलो कलर का कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है आपके Na2CrO4। तो कोई पूछे सोडियम क्रोमेट क्या, तो हम कहेंगे Na2CrO4। फिर सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है Na2Cr2O7। और सोडियम डाइक्रोमेट जो है, सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्जन, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। क्लियर, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। 2 कलर तुम्हें याद रखने हैं, सोडियम क्रोमेट येलो है ना, और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज है, बस ये काम आएंगे तुम्हें दोनों कलर। क्लियर, वो येलो है, ये ऑरेंज है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे, क्रोम आयरन ओर को सोडियम क्रोमेट में कैसे बदलेंगे, तो आप क्रोम आयरन ओर लो, है ना, उसमें मिलाओ चूना, उसमें मिलाओ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, है ना, और ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको भट्टी में गर्म कर दो, है ना, परावर्तनी भट्टी में गर्म कर देते। अब हम कहेंगे चलो परावर्तनी भट्टी में गर्म कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाया, तो चलो हमें समझ में आ रहा है कि क्रोम आयरन ओर है, FeO है, Cr2O3 है, तो आयरन तो अलग कर देंगे, चलो क्रोमियम सोडियम मिला के सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। चूना काय को मिला रहे हो, चूने का क्या रोल है, तो हम कहेंगे चूना जो है संपूर्ण मिश्रण को सरंध्र बनाएगा, पोरस बनाएगा, है ना, पोर्स मतलब जैसे गैस निकलती है ना, तो पोर्स बनते हैं, जैसे Na2CO3 मिलाओगे तो CO2 गैस निकलेगी, तो ना चूना क्या करेगा, पोर्स बनाएगा, छेद बनाएगा। छेद बनाने से क्या होगा, तो हम कहेंगे जितने ज़्यादा पोर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री, या नहीं पढ़ा तो आपको ध्यान रखना है, जितनी बड़ी सतह होती है, जितनी ज़्यादा सरफेस होती है, संपर्क सतह, कॉन्टेक्ट साइट्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्पीड रिएक्शन की फास्ट होती है, ठीक है। तो चलो 3 स्टेप है हमारे पास। पहला स्टेप पढ़ते हैं, क्रोम आयरन ओर का या क्रोमाइट अयस्क का सोडियम क्रोमेट में कन्वर्जन। तो आपने अयस्क को चूर्णित कर दिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम कार्बोनेट और बुझा हुआ चूना CaOH2, इसको मिला दो तीनों को परावर्तनी भट्टी में ऑक्सीजन के साथ। अब बनेगा सोडियम क्रोमेट, चूना मिलाने से मिश्रण जो पोरस हो गया, सरंध्र हो गया, जिससे सरफेस बढ़ जाएगा, अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कांटेक्ट साइट संपर्क सतह बढ़ जाएगी और इससे अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। अब देखो FeO.Cr2O3 और ऑक्सीजन गर्म कर दिया इन तीनों को एक साथ, तो FeO ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो FeO तो बना देगा Fe2O3, ठीक है। Cr2O3 ऑक्सीडाइज्ड है ऑलरेडी, तो Fe2O3 अलग और Cr2O3 अलग। फिर Cr2O3 सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, तो सोडियम क्रोमियम और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे स्टेप 1 सोडियम क्रोमेट। तो यहाँ हमारा आंसर है, देखो CO2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Na2CrO4 प्लस, तो हम कहेंगे CO2, ठीक है। अब फाइनल अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लास्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। देखो Cr2O3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ले देखिए मेरे पास 3 चीजें, एक तो क्रोम आयरन ओर, तो मैं इसको बैलेंस करके लिख देती हूँ, FeO.Cr2O3 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है।
अब FeO तो आपका Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पहले तो मेन प्रोडक्ट लिख लें, हमारा काम है सोडियम क्रोमेट बनाना, ठीक है। तो 8 दूनी 16 सोडियम है ना, तो 16 है तो मैं सोडियम कितने बना दूँ, 8 बना देती हूँ सोडियम क्रोमेट, ठीक है। फिर CO2, है ना। फिर क्या है, तो हम कहेंगे Fe2O3, यहाँ लिख देती हूँ, चलो। ठीक है, तो देखो सोडियम क्रोमेट बन गया, और क्या बाहर रहना चाहिए, CO2 आ ही गया, है ना, Fe2O3 आ गया, सोडियम क्रोमेट भी आ गया, ठीक है, क्लियर। तो पहला स्टेप है क्रोम आयरन ओर, Cr2O3 है, सॉरी, क्रोम आयरन ओर FeO.Cr2O3 कन्वर्ट हो गया आपका Fe2O3, सोडियम क्रोमेट और CO2। सेकेंड स्टेप क्या है, तो अगर एक बार आपने सोडियम क्रोमेट बना दिया तो इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दो। तो देखो सोडियम क्रोमेट आपका पानी में घुल जाता है, Fe2O3 नहीं घुलेगा, वैसे ही रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है आयरन का, तो है ना, और ये तो आयरन ऑक्साइड है वैसे भी, तो ये अलग हो गए। अब ये पीले रंग का सोडियम क्रोमेट पड़ा था हमने, हम इसमें मिलाएंगे H2SO4, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट को हम कन्वर्ट करेंगे डाइक्रोमेट, ओके। देख ऐसे लिख देती हूँ, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, फिर लिख दो सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। अब आप मिलाओ इसमें H2SO4, ठीक है। देखो तो हम कहेंगे, देखो Na2SO4 तो गया, ठीक है। अब ये 2 क्रोमियम Cr2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गए, तो एक वाटर के साथ भेज दो। तो हम कहेंगे चलो बाहर तो निकाल देते, एक तो वाटर गया, एक आपका Na2SO4 गया, है ना भाई, एक Na2SO4 गया, एक वाटर चला गया, तो अब तुम्हारे पास क्या है, तो हम कहेंगे Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 को बोलते हैं बच्चे सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 क्या बोलेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट तैयार। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में ज़्यादा घुलता है ना, लेकिन कम स्थायी, तो ठीक है। अगर मैं KCl मिलाऊंगी तो स्टेबल में कन्वर्ट होगा ना, तो सोडियम डाइक्रोमेट कम स्थायी है। अगर मैं इसमें सममोलर इक्विमोलर मिक्सचर मिला दूं KCl, तो सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स में, ठीक है। तो हम कहेंगे अब हमारी अभी क्रिया होगी सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, आप मिला दो इसमें ट्वाइस KCl, आंसर हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस ट्वाइस NaCl। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हम कहेंगे ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कहाँ यूज करते हैं अपन, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। लैब में भी आपको टाइट्रेशन करवाई होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट, कुछ में करवाते कुछ स्कूल्स में नहीं करवाते। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सबसे ज़्यादा टाइट्रेशन में, आयतनात्मक विश्लेषण में, है ना, टाइट्रेशन में क्या करते हो, वॉल्यूम में तो मेजर करते हो, तो वॉल्यूम एनालिसिस या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतनात्मक विश्लेषण में करते हैं। तो सोडियम डाइक्रोमेट ही कर लिया, आपने इतनी माथापच्ची करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाए क्यों, तो हम कहेंगे सोडियम डाइक्रोमेट बना तो लिया, पहले बना हुआ ही था, नहीं बनाते पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक स्टेप कम हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं आपने लिखा है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रताग्राही। सोडियम डाइक्रोमेट रख दूँ ना तो मॉइस्चर पकड़ लेगा, तो मॉइस्चर पकड़ लेगा तो पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया ना, जैसे वो रिएक्शन करेगा सॉल्यूशन तो डाइल्यूट हो गया ना, तो आयतन बदल जाता है। तो फिर मेरे को टाइट्रेशन भी करनी है, वॉल्यूम पे, देखिए कैमल पे काम चल रहा है, तो फिर रीडिंग खराब हो जाएगी, रीडिंग में गड़बड़ आ जाएगी, तो फिर हम सोडियम डाइक्रोमेट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम भले इसको कन्वर्ट करें, हम कन्वर्ट करके इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में बनाएंगे, है ना, क्योंकि वही ज़्यादा काम आता है, ये ज़्यादा काम आता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है, डेली क्विसेंस से नमी पकड़ लेता है, तो नमी पकड़ लेगा तो अब मैं इसका ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं कर सकती। क्लियर है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने आप में, है ना। अब देखो इससे पहले आप अगर नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो ना आपको कुछ कलर्स याद होने चाहिए, कलर याद होना बहुत जरूरी।
जैसे अगर मैं कहूँ डाइक्रोमेट, है ना, देखो अभी तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी कोर्स में है तो थोड़ा आपको कलर वाला आना चाहिए, बोर्ड में भी काम आएगा। डाइक्रोमेट आपको पता है इसका कलर ऑरेंज है, तो मैं ट्राई करूंगी जैसा हो उसी को उसी कलर में लिखूं ताकि याद रहे। तो ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल है। क्रोमेट तो ये तो अभी आपने पढ़ा ही था, ये येलो रंग, पीले रंग के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रोमियम +3 तो बच्चे क्रोमियम का कलर ग्रीन होता है ना। CrO3 तो ये आपका लाल रंग होता है। CrO5 तो ये होता है डीप ब्लू, देखा है, डीप ब्लू, है ना। CrO3 डीप ब्लू। CrO2 Cl2 तो ये होता है रेडिश ब्राउन, लाल भूरा, ठीक है। अब मान लो XY वाले क्वेश्चन में फंस जाओ तो क्रोमाइल क्लोराइड भी लाल भूरा होता है और NO2Br2 ये लोग भी क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं, लाल भूरा अवक्षेप, है ना। लाल भूरे तो गैस है, NO2Br2 तो लाल भूरे रंग की गैसेस होती हैं। लिख देती हूँ इसको, रेडिश ब्राउन गैस, है ना। मान लो तुम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दिमाग में रहेगा, क्रोमाइल क्लोराइड रेडिश ब्राउन होता है, वो कहे तुम्हें भूरे रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग के छल्ले निकलते हैं, तो क्लियर होना चाहिए भूरे रंग की गैस जनरली NO2 और NO2 ऑप्शन में नहीं है तो Br2, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर, लाल भूरा रंग होता है। तो ये कलर याद रखने, डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज, क्रोमेट का येलो, क्रोमियम +3 ग्रीन, CrO3 रेड, CrO5 डीप ब्लू, क्रोमाइल क्लोराइड रेडिश ब्राउन, NO2Br2 रेडिश ब्राउन, ठीक है। CrO5 में तुमसे अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, है ना, मान लो कोई कह दे कि CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि देख के तो तुम 10 कर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्रोमियम को X मान लोगे, ऑक्सीजन -2 करोगे तो 10 ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा पॉसिबल होती है क्या, +10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो CrO5 में Cr जो है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और ध्यान से देखो पेरोक्साइड बॉन्ड है क्या, O सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड है तुम्हें, पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है बच्चे, है ना। ये ऑक्सीजन का चार्ज -1, ये -1, ये -1, ये -1 और ऑक्सीजन -2, इसलिए ओवरऑल बाहर -6 है ना, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6। तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। क्लियर है, क्लियर, सारे कलर्स क्लियर है ना। NO2Br2 दिख रहा है, वो लाल भूरा रंग होता है। CrO5 डीप ब्लू कलर होता है। क्रोमाइल क्लोराइड भी लाल भूरा होता है। क्रोमियम +3 अभी आएगा, क्रोमियम सल्फेट ग्रीन हो जाता है कलर, ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ खास बातें जान लेते हैं, रासायनिक गुण। उससे पहले आपको दिया है डाइक्रोमेट और क्रोमेट का कन्वर्जन। तो देखो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट ज़्यादा स्टेबल है और क्षारीय माध्यम में क्रोमेट ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर क्रोमेट को अम्लीय माध्यम मिला तो इसका डबल करके पानी निकाल दो, तो डबल करोगे तो Cr2O8, पानी निकालोगे तो ऑक्सीजन तो चला जाएगा ना। तो अम्लीय माध्यम में क्रोमेट बदलेगा डाइक्रोमेट में, क्योंकि आपने कहा अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट ज़्यादा स्थायी, ठीक है ना। तो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट स्टेबल है, यानी क्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम मिलते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम होगा तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट में, CrO4 -2 है भाई, माइनस क्या होगा, -2, ठीक है। ये क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट के अंदर। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया, डाइक्रोमेट क्रोमेट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब pH = 4, अगर pH 4 है, 4 नहीं होना चाहिए बच्चों, मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ भाई,
एक सेकेंड होल्ड करेंगे। पीएच फोर ही है भाई, 4 है तो 4 लीजिए। चलो चलो, pH इक्वल्स टू 4 पे डाइक्रोमेट और क्रोमेट क्या है, साम्य अवस्था। ठीक है, आपको बताइए अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट ज़्यादा स्टेबल है, क्षारीय माध्यम में क्रोमेट ज़्यादा स्टेबल है ना। लेकिन pH 4 है तो ये दोनों साम्य अवस्था में होंगे, ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, अब साम्य अवस्था यानी pH 4 है, तब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, साम्य अवस्था थी, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे थे। अब साम्य अवस्था पे आपने लास्ट अतुल्य नियम पढ़ा है ना, अगर साम्य अवस्था पे मैं क्या करूं, तो साम्य अवस्था पे मान लो मैं अम्लीय माध्यम है ना, साम्य अवस्था पर H आयन सांद्रता बढ़ाने पर, अब तुम बताओ H आयन सांद्रता कैसे बढ़ेगी। साम्य अवस्था पे H आयन सांद्रता बढ़ाने पर H आयन सांद्रता कैसे बढ़ेगी, तो हम कहेंगे माध्यम अम्लीय कर दो। है ना, माध्यम अम्लीय कर दो, H आयन सांद्रता बढ़ जाएगी। तो अगर साम्य अवस्था पे मैं H आयन सांद्रता बढ़ा दूं, है ना, तो देखो H आयन आते ही क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम इधर आ रहा है। ठीक है ना भाई, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, लेकिन H आयन मिला तो अभिक्रिया क्या आ रही है, बैक साइड आ रही है ना। ठीक है, तो साम्य अवस्था पे H आयन सांद्रता यानी अम्लीय माध्यम देने पे क्या होगा, तो हम कहेंगे डाइक्रोमेट बनने लग जाएगा। रिएक्शन क्या आएगी, पश्च दिशा में आएगी, है ना। तो ये वाली रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो मैंने लिख दिया उपरोक्त अभिक्रिया, अबव रिएक्शन, है ना, उपरोक्त अभिक्रिया। तो हम कहेंगे भाई तो बैक साइड आ रही, तो उपरोक्त अभिक्रिया पश्च दिशा में आएगी। ठीक है, पश्च दिशा में विस्थापित होती है। बैक साइड आएगी, उससे क्या होगा, तो मैं कहूँगी पश्च दिशा में आएगी तो डाइक्रोमेट आयन क्या होंगे, डाइक्रोमेट आयन ज़्यादा बनेंगे, विलयन कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, है ना। तथा विलयन डाइक्रोमेट आयन बनने के कारण, मतलब अम्ल मिलाओगे ना, तुमसे पूछे अम्ल मिलाया सॉल्यूशन का कलर, तो तुम लिख देना ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, तथा विलयन का रंग डाइक्रोमेट आयन बनने के कारण, सॉल्यूशन का कलर डाइक्रोमेट आयन बनने के कारण ऑरेंज हो जाता है, नारंगी हो जाता है। ठीक है, और क्षारीय माध्यम कर दे तो पीएच बढ़ा दे, पीएच घटाओगे तो अम्लीय माध्यम आएगा ना, पीएच 4 से कम कर देना, है ना। अब मैं कहूँ नहीं OH आयन मिला लो। ठीक है, तो यदि साम्य पर क्या करा जाए, साम्य अवस्था पर, तो हम कहेंगे OH माइनस आयन सांद्रता बढ़ाई जाए, है ना। अगर एट इक्विलिब्रियम क्या करें, OH आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन सांद्रता बढ़ा दी जाती है। देखो, तो OH मिलाओगे तो फॉरवर्ड जाएगी, तो यही अभिक्रिया आगे जाएगी। तो उपरोक्त अभिक्रिया, तो हम कहेंगे अगर OH आयन सांद्रता बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी, उपरोक्त अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। क्यों, तो क्षारीय माध्यम में क्या बन रहा है, क्रोमेट आयन, है ना। तो क्रोमेट आयन बनने के कारण, क्रोमेट आयन बनने के कारण, और कलर कैसा हो जाएगा, तो भाई रंग जो है वो पीला हो जाएगा। ठीक है, विलयन जो है
वो येलो हो जाता है, विलयन का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन बिकम्स येलो। क्लियर? तो आपको बताना भी 4 है अगर पीएच तो इक्विलिब्रियम है, और उसके बाद साम्य अवस्था पे अगर हम परिवर्तन करते हैं तो साम्य विस्थापित हो जाता है। क्लियर है? अब इनके रासायनिक गुणों के बारे में जानें तो देखो, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2SO4 से कराए तो 2 तरीके, ठंडे से करानी है कि गर्म से करानी है ना। ठंडे से कराओगे तो ये बनाएगा आपका KHSO4 और Cr2O3। ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनाएगा तो हम कहेंगे बना देगा Cr2O3। ठीक है, और अगर गर्म से कराओगे तो ये पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और ये बनाएगा क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 होल थ्राइस, क्रोमिक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्रोमिक सल्फेट का कलर बताया था, सोचो क्रोमिक सल्फेट Cr2 क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में होता है तो कलर कैसा होता है, तो हम कहेंगे तो कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ठंडे H2SO4 से, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया किससे कराऊं, ठंडे H2SO4 से, तब तो कोई टेंशन नहीं है ना। KHSO4 बनता है, CrO3 सॉरी क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है और वाटर बनता है, CrO3 बनता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड और वाटर। ठीक है, चलो, और अगर हम गर्म H2SO4 से कराते हैं तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, तो हम कहेंगे हमारे पास आंसर रहता है क्रोमिक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। अब इंपॉर्टेंट बात जो हम कहना चाह रहे हैं, बैलेंस कर देना इक्वेशन है ना, ट्वाइस के 2 है तो यहाँ 2 कर देती हूँ, यहाँ 2 कर देती हूँ, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और CrO3 भी आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? और वाटर कितने हो गए, 4, तो ये 2। क्लियर? अब आधी हो रही तो आधी कर देना है ना। चलो, अब देखो गर्म H2SO4 से रिएक्शन कराई। अब ध्यान से सोचो इस अभिक्रिया में हुआ क्या, तो यहाँ देखो क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में, H2SO4 में भी सल्फर प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सांद्र H2SO4 को ऑक्सीकृत क्यों नहीं कर रहा, हम देखा ना प्रबल ऑक्सीकारक है, तो हमने कहा है क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट में प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऑक्सीकृत कर गया तो खुद तो अपचयित हो जाए, है ना। तो हम कहेंगे H2SO4 भी क्या है, प्लस 6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई ऑक्सीकरण करने के बाद ऑक्सीकरण अवस्था बढ़नी चाहिए, तो हाईएस्ट को और क्या बढ़ाओगे, 100 में 100 नंबर आ गए, अब क्या बढ़ाओगे, है ना। अब तुमको नहीं राइटिंग अच्छी लगी, नंबर तो दी नहीं, तो अब दे क्या, नंबर तो पूरे है ना, उसको क्या दे। सिमिलरली जब दोनों क्या है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, तो उपरोक्त अभिक्रिया में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है H2SO4 का, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, ऑक्सीजन तो छोड़ेगा क्योंकि तो ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो नवजात ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लेती है, तो O2 ऑक्सीजन बना लेती है। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन है। अब आपको देखना है क्या बोलते हैं, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो अम्लीय माध्यम में होता क्या है, आपके पास है Cr2O7-2, माध्यम अम्लीय है तो मैं लिख देती हूँ HI। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में खुद तो कन्वर्ट होता है Cr+3। ठीक है, अब मैं एक बैलेंस इक्वेशन चाहती हूँ, तो देखो रिडॉक्स बैलेंस करना आता है, केंद्रीय परमाणु 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके आगे ट्वाइस कर दो। अब ऑक्सीजन 7 है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती तो चलिए विलयन में, तो 7 ऑक्सीजन है तो इधर 7 वाटर लिया। अब जैसे ही 7 वाटर लिया है तो हाइड्रोजन 14 हो गए, तो यहाँ HIN के आगे 14 लिख दो, आता है। क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, तो रिडॉक्स में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए विपरीत दिशा में वाटर मिलाते थे 7, क्योंकि एक वाटर में 1 ऑक्सीजन है, 7 वाटर में 7 ऑक्सीजन है। अब जैसे ही 7 वाटर मिलाए तो हाइड्रोजन 7 2 14, तो 14 H आयन 14 H हो गए उधर एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ 14 H आयन कर दिया। अब आवेश देखो तो पूरे डाइक्रोमेट का चार्ज कितना है, तो मैं कहूँगी पूरे डाइक्रोमेट का चार्ज तो है -2। ठीक है भाई, पूरे डाइक्रोमेट का चार्ज है -2।
H प्लस आयन का चार्ज कितना है, तो मैं कहूंगी प्लस का 40। क्रोमियम +3 है, 2 क्रोमियम है ना, तो मैं कहूंगी +6। इधर वाटर तो न्यूट्रल है। इस वाले साइड चार्ज देखो तो प्लस के 14 में से 2 कम कर देते तो 12, उधर कितना है 6। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो, आपकी जेब में इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो खुद माइनस है ना, तो अगर हमारे पास प्लस ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है ना एक्चुअली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, यहाँ 6 कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड किए ये इक्वेशन बैलेंस होगी। देखो डाइक्रोमेट आयन 14H आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, आंसर है ट्वाइस Cr+3 और 7 वाटर। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन Cr+3 में बदल जाता है ना, अपचय तो हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है प्रति मूल, 1 मूल पे कितने इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो हम कहेंगे 6 मूल, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या ही टेंशन है, यहाँ तक क्लियर। अब अगर इसका अपचयन हुआ तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा उसको चेक करते हैं। तो देखो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन, तो बच्चे अगर फेरस है तो उसको फेरिक में, फेरस को फेरिक में, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीकृत करता है। ठीक है भाई, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है। ओके, और तो हम कहेंगे I- है तो I2 में ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना। Sn+2 है तो इसको Sn+4 में ऑक्सीडाइज कर लेगा, और सल्फर -2 है तो उसको सल्फर में क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, अब मान लो एग्जाम में आ जाए कि नहीं, आप तो ऐसा करो डाइक्रोमेट आयन की फेरस के साथ में एक बैलेंस इक्वेशन लिख दो, है ना। मान लो आपको कहे कि अम्लीय माध्यम में, मैं क्वेश्चन ही बना देती हूँ, चलो। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की, किसी की भी लिख सकते थे, अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की Fe+2 के साथ रिडॉक्स अभिक्रिया लिख दो, है ना। Fe+2 ऑक्सीडाइज कैसे करता है वो अभिक्रिया लिख दो। ठीक है, तो Fe+2 के साथ संतुलित, बैलेंस्ड मांग रहा है आपसे, संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया लिख दो। ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे, तो टेंशन नहीं करना, आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए कि भाई देखो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट खुद किस में कन्वर्ट होता है, तो हम कहेंगे खुद तो ये Cr+3 में कन्वर्ट हुआ था। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 Cr था तो मैंने यहाँ ट्वाइस कर दिया था। ऑक्सीजन 7 था तो मैंने यहाँ 7 वाटर कर दिया था। माध्यम अम्लीय था तो 7 2 14, तो मैंने यहाँ 14H आयन कर दिया था। आवेश तो देखो प्लस का 14, 2 कम कर देते प्लस का 12, यहाँ 3 दूनी 6 ही था तो हमने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया था। ये हमारी फर्स्ट हाफ इक्वेशन है, और हमें पता है फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, तो ये फेरस लिख दो, यहाँ फेरिक लिख दो। ठीक है, अब यहाँ आवेश देखो +2 है, यहाँ +3 है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो, बराबर हो जाएगा ये। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 1 ही लूज करेगा, काम तो चलेगा नहीं। इसको 6 चाहिए तो उसको 6 छोड़ने पड़ेंगे, तो इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फाइनल इक्वेशन आप ऐड करके लिख दो। देखो क्या होगा, तो हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दो। तो हम कहेंगे देखो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन, 6 मोल फेरस आयन, 14H+ आयन gives 2 मोल Cr+3, 6 मोल Fe+3 और 7 मोल वाटर। ये आपकी फाइनल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसकी जगह I- को I2 में कन्वर्ट करता तो भी लिख देते, यहाँ I- यहाँ I2 था तो यहाँ 2 लिख देते, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वा लेते, तो 6 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि 1 था तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल ऑफ फाइनल इक्वेशन। तो कुछ भी कर सकते थे, रिडॉक्सी तो है, आधी आधी करके कंप्लीट कर। ठीक है, अब आता है तुम्हारे पास डाइक्रोमेट और क्रोमेट का स्ट्रक्चर। डाइक्रोमेट आयन की संरचना समझाओ, क्रोमेट की संरचना समझाओ, बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो डाइक्रोमेट Cr2O7-2,
पहले तो इसका कलर क्या है, तो इसका कलर ऑरेंज है, ऑरेंज नारंगी रंग की प्रिज्म जैसे क्रिस्टल। देखो इसका स्ट्रक्चर है CrOCr, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है ना, बराबर बटेगा नहीं, CrOCr कर दो तो बट जाएगा। अब ऑक्सीजन 7 में से एक तो इधर सेट हो गया, आप कितने 6 ऑक्सीजन है और -2 है चार्ज, तो -2 मतलब एक ऑक्सीजन माइनस है, दूसरा भी माइनस है। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता है, पर वो माइनस है तो एक ही बनाएगा, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। अब 6 में से 3 सेट हो गए, अब बचे तुम्हारे पास 4, तो इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिमिलरली डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, चेक कर, ठीक है ना। ये जो बीच का एंगल है बच्चे, ये है 126 डिग्री का, है ना। अब देखो सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, ये सिग्मा बॉन्ड। तो मैं कहूँ बॉन्ड पेयर, सिग्मा बंद कितने 4, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के संकरण होता है। लोन पेयर तो है नहीं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैं कहूँगी यहाँ संकरण जो है, संकरण में 4 कक्षक भाग लेंगे, तो वो 4 कक्षक में पहला S, फिर P, फिर P, फिर P, तो ये हो गया sp3, ठीक है। संकरण में 4 कक्षक भाग लेंगे और वो sp3 कक्षक। ज्योमेट्री तो ये एक चतुष्फलक है, दूसरे चतुष्फलक के साथ जाके जुड़ता है, बीच का एंगल 126 डिग्री, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फल की। दूसरा क्रोमियम तो सेम चीज़ है बच्चे, अलग अलग थोड़ा ना, सेम ही। अब तुम मुझे एक बताओ कि भाई ये पाई बंद है, ये पाई बंद है, तो अगर संकरण में सारे P कक्षकों का उपयोग हो गया, भाई P में 3 ही होते हैं ना, तो 3 तो यूज़ कर लिए, तो कहेंगे हाँ संकरण में P कक्षक तो पूरा यूज़ हो गया। तो अब इसने पाई बंद कैसे बनाया, तो हम कहेंगे क्रोमियम ने अपना D कक्षक यूज़ किया होगा, क्योंकि P तो 3 होते खत्म हो गए, तो क्रोमियम ने D यूज़ किया होगा, ऑक्सीजन तो P यूज़ करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 संकरण है, तो ऑक्सीजन का एक P कक्षक पड़ा है, तो क्रोमियम अपना D कक्षक और ऑक्सीजन, उसमें D होता भी नहीं, वैसे भी सोचो ऑक्सीजन में तो होता ही P, तो यहाँ D पाई P पाई बॉन्ड, है ना। कुल बता दो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कुल कितने हैं, तो मैं कहूँगी कुल तो 1 2 पाई बॉन्ड, इधर 3 और इधर 4। ऑब्वियस है जो चीज़ इधर है वो भी इधर है, भाई ये भी sp3 संकरित है, इसके भी P बुक हो गए, तो अब ये पाई बंद बनाने के लिए D कक्षक है ना। D कक्षक कुछ ऐसा होता है, देखो डबल डम्बल, ठीक है, और ये P के साथ ओवरलैप पे, तो ओवरलैप्ड होता है ना ये ऐसे, तो ये D पाई P पाई बॉन्डिंग होती है, D और P ओवरलैप हो जाते हैं, तो D पाई P पाई बंधों की संख्या हो गई 4, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन ये है ना, और तो हम कहेंगे अम्लीय माध्यम में स्थायी होता है, ज़्यादा सोचने ही नहीं, सबसे ज़्यादा डाइक्रोमेट आयन तो हम कहेंगे एग्जिस्ट करेगा, स्थायी होगा अम्लीय माध्यम में, है ना। क्षारीय माध्यम होगा तो फिर क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा ऑक्सीकारक होता है, तो कुछ मिलाऊंगी तो ऑक्सीकरण करेगा ना, कुछ मिलाऊंगी नहीं तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रोमेट की संरचना बना दो, तो देखो CrO4 -2, तो बेटा क्रोमेट आयन येलो होता है, पहले तो कलर याद रखेंगे क्योंकि कलर पे सवाल बनते हैं। क्रोमेट आयन CrO4 -2 की संरचना, ठीक है, येलो कलर, है ना। अब क्रोमेट आयन जो है वो आपका CrO4 -2, 2 ऑक्सीजन -1 होंगे ना, क्योंकि ये तो अकेला ही है, अब क्या करें, तो हम कहेंगे हाँ एक ऑक्सीजन -1, एक ऑक्सीजन फिर -1, और बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन अवस्था निकालो 6, तो 6 बंद बना ही रहे, ठीक है। फिर सिग्मा बॉन्ड गिनो, तो हम कहेंगे सिग्मा तो 4 है, तो बच्चे बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड 4 है, संकरण sp3 है, सिग्मा बंध 4 है, संकरण sp3 है, ज्यामिति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ये भी पाई, ये भी पाई, तो हम कहेंगे sp3 हो गया। P कक्षक सारे काम में ले लिए, अब D ब्लॉक का है तो D बचा है, P सारे P तो यूज हो गए ना संकरण में। अब पाई बंध तो वैसे भी असंकृत कक्षक से बनता है, ये तो पता है ना, जो संकरण में भाग लेते हैं संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनता है।
पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल असंकृत कक्षकों से बनते हैं। तो हम कहेंगे पी तो सारे संकरण में चले गए, बचा होगा इसके पास डी। और ऑक्सीजन देखो चूंकि डबल बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, तो इसका संकरण sp2 है। तो ऑक्सीजन के पास एक पी खाली पड़ा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। कितने होंगे? तो जितने भी पाई है वो सारे डी पाई पी पाई है, तो यहाँ पाई बॉन्ड है 2। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, डी पाई पी पाई बॉन्ड है 2। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ये, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर, और पोटेशियम डाइक्रोमेट ओवरऑल कंप्लीट हो गया, रिडॉक्स अभिक्रिया सारी, ठीक है। तो आई थिंक बहुत लंबा लेक्चर हो गया तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अब हमें पढ़ना है KMnO4, है ना, मुझे लगा था पोटेशियम पर मैग्नेट पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट और F ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 क्लास मैक्स टू मैक्स बाकी हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट है। आराम से नोट्स बनाओ, थियोरी चैप्टर है, बार बार पढ़ो। बार बार लगेगा भूल जाता हूँ, बट ऐसा तुम्हें लगेगा, होगा नहीं, बार बार पढ़ो। स्कूल में टेस्ट होते हैं, शीट करते हो, कोई भी स्टडी मटेरियल करते हो तो इसका टेस्ट दो, टेस्ट देने से लर्न होता जाएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करियर प्लैनेट जोधपुर को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।